हिंदी में एक मुहावरा है, अंगूर खट्टे हैं। एक व्यक्ति लगातार तीसरी बार अपनी पार्टी के लिए 240 सांसद और अपने गठबंधन के लिए 294 सांसद इलेक्ट करवा के लाया है। शरद पवार जी की पार्टी और जिस गठबंधन में वो थे, इंडी गठबंधन, उसकी हालत देश को पता है। तो शरद पवार जी के लिए मैं यही कहूंगा कि अगर उनको ये लगता है कि 230 सीटें जो उनके गठबंधन की आई वो बहुत है, वो उनसे उन्होंने बहुत बड़ी चीज प्राप्त कर ली, तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उनका ये ज्ञान हमेशा उनके साथ रहे और इसी तरह वो हार के भी खुशियां मनाते रहे और हम जीत के भी देश की सेवा करते रहे। सरकार विल बी डिमोलिश एनी टाइम। देखिए, उद्धव जी को मैं ये कहूंगा कि वह जो उन्होंने एक पर्टिकुलर ग्रुप में एक र्यूमर मॉन्गरिंग करी है, एक गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करी है, पर देश के लोग, देश के मतदाता बड़े ही जागरूक लोग हैं। और पुनः दोहराता हूं, ना तो इस देश में कोई संविधान को हाथ लगाने की ताकत रखता था, ना रखता है, ना रखेगा, क्योंकि हमारे लिए, जैसा कि मोदी जी ने अपने पहला जो एनडीए की मीटिंग थी, सबसे पहले वो नतमस्तक हुए तो भारत के संविधान के सामने हुए, बाबा साहब के बनाए हुए जो पुस्तक है उसके सामने हुए। उस पुस्तक के और उस पुस्तक में लिखे हर आर्टिकल हमारे लिए गीता के श्लोकों के बराबर है। तो उस पुस्तक, वो हमारे लिए राजधर्म भारत का संविधान है। उद्धव ठाकरे और इंडी गठबंधन के लोगों ने एक गलतफहमी पैदा करने का प्रयास किया कि आरक्षण का ये हो जाएगा। आरक्षण को कोई व्यक्ति टच भी नहीं करेगा। ये मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने, भाजपा अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा साहब ने बारंबार दोहराया है। आज मैं पुनः दोहराता हूं कि संविधान और आरक्षण हमारे लिए सर्वोपरि चीज है। ना उस पे टच कोई किसी ने किया, ना आगे करेगा। आप देखिए, 10 साल देश की सेवा करने के पश्चात एक पार्टी को इंडिविजुअली 240 सीटें मिली है। हाँ, कुछ जगह कुछ कमजोरियां रही है, पार्टी उसमें इंट्रोस्पेक्ट कर रही है। हम तो ये मान के काम करते हैं कि अगर कोई कमियां हैं तो उन कमियों को दूर करेंगे और पुनः कहते हैं देश के लोगों की सेवा के लिए आगे निरंतर काम करते रहेंगे। जो गारंटियां हमारी थी, भले वो 3 करोड़ घर गरीब और निम्न आय वर्गीय परिवारों के लिए बनाने के लिए हो, भले ही वो बुलेट ट्रेन चारों दिशाओं में चलाने की बात हो, भले ही वो अपने तीसरे कार्यकाल में भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की गारंटी हो, भले ही वो 2047 में भारत को विकसित भारत बनाने की गारंटी हो, वो अक्षरशः पूरी की जाएगी। और आपने पिछले 10-15 दिन में देखा होगा, 100 टन सोना आया देश में, देश की आर्थिक विकास दर 8.2% हुई। परसों जो मुद्रास्फीति या महंगाई के आंकड़े आए, वो सीपीआई इन्फ्लेशन 4.75, जो पिछले 12 महीने का लोवेस्ट रहा। आगे रिजर्व बैंक ने ये कहा है कि आने वाले साल में जो मौजूदा वित्तीय वर्ष है उसमें ग्रोथ रेट 7.2% रहने की एक संभावना है। यूबीएस का आज आंकड़ा आया कि ग्रोथ रेट 6.5 से 7.5% के बीच रहने की संभावना। तो आगे जिस तरह से पॉलिसी कंटिन्यूएशन के कारण, अच्छी नीतियों के कारण, मोदी सरकार की गारंटियों के कारण देश में, विदेश में, सब जगह भारत का परचम लहरा रहा है। ये वही लोग हैं जो पेट्रोल डीजल के दाम में जब 1 पैसे की भी बढ़ोतरी होती थी तो मोदी जी को उसका उत्तरदायी ठहरा देते थे। आज स्टेट गवर्नमेंट ने वैट बढ़ाया है, वहां तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां तो कांग्रेस की सरकार है। क्या कांग्रेस के जो शीर्ष नेता हैं, राहुल गांधी जी, क्या ट्वीट करके पूछेंगे सिद्धारमैया जी से कि ये दाम क्यों बढ़ाए गए हैं? पेट्रोल और डीजल की जो स्टेट गवर्नमेंट ने वैट क्यों बढ़ाई है? क्यों 3-3 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल के दाम कर्नाटक में बढ़ रहे हैं? इन सवालों का जवाब देश का हर व्यक्ति चाहता है। और कांग्रेस के नेताओं से एक और सवाल है, क्या एक तरफ तो बोलते हैं वो कि ये सारे जो पेट्रोल और डीजल पे जो ड्यूटीज है उनको जीएसटी के दायरे में लिया जाए, दूसरी तरफ जहां पर एक बड़े राज्य में
उनकी सरकार है, वहां पे पेट्रोल और डीजल के दाम लगभग हाईएस्ट के पास पहुंच रहे हैं देश में। तो क्या वो जवाब देंगे? देश इन सवालों का जवाब जानना चाहता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।